हेलो बच्चों, ये आपके चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम की ही नेक्स्ट वीडियो है, पार्ट 3। पिछली क्लास में हमने संवेग के बारे में पढ़ा, न्यूटन के गति के तीनों नियम के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे एक और नियम हम पढ़ रहे हैं, संवेग संरक्षण का नियम क्या है। ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। संवेग संरक्षण का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि मान लिया दो कोई वस्तुएँ हैं, वो आपस में टकराती हैं। एक बॉल ये है, एक बॉल ये है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। टकराने में उनको t समय लगा और टकराने के बाद वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। वो डिपेंड करेगा कि इसका वेग कितना है और इसका वेग कितना है, किसी भी दिशा में जा सकती हैं। तो ये परस्पर क्रिया कर रही हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ ये क्रिया कर रही हैं, एक दूसरे पे बल लगा रही हैं। यदि किसी समूह में वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगा रही हैं, अर्थात वे आपस में क्रिया कर रही हैं, तो पारस्परिक क्रिया के पहले और क्रिया के बाद उनका जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहता है, उतना ही रहता है, जबकि उन पर कोई बाहरी बल ना लगे। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। ठीक है। अब ये वस्तु है A, ये वस्तु है B, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, इसका प्रारंभिक वेग u1 है, इसका प्रारंभिक वेग u2 है। फिर दोनों टकराई t समय के लिए, उसके बाद टकराने के बाद वो अलग अलग हो गई, किसी भी दिशा में जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है, ये इधर भी जा सकती है। वो डिपेंड करेगा कि इनका किसका वेग ज़्यादा या कम था। अब टकराने के बाद द्रव्यमान तो वही रहेगा, इसका m1 इसका m2, लेकिन जो इनका अंतिम वेग है टकराने के बाद का वेग, वो इसका हो जाएगा v1 और इसका हम लेंगे v2। अब जो हमने इक्वेशंस पहले पढ़ी है संवेग का, जो हमने फॉर्मूला संवेग और संवेग परिवर्तन की दर, वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। गोले A के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन मतलब बाद में कितना हुआ और पहले कितना था। संवेग का सूत्र हमें पता है, द्रव्यमान गुणा में वेग। अब गोले A के संवेग में परिवर्तन का क्या सूत्र हो जाएगा। गोले A का द्रव्यमान m1 है, उसका अंतिम वेग v1 है और प्रारंभिक वेग u1 है, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग माइनस कर देंगे। ऐसे ही गोले B का संवेग में परिवर्तन कैसे आ जाएगा। गोले B का द्रव्यमान m2 है, उसका अंतिम वेग v2 है और प्रारंभिक वेग u2 है। अब टक्कर कितने टाइम के लिए हमने बताई, समय कितना लिया हमने, मान लिया यहाँ पे t लिया। अब t समय है और अब हम दर निकाल लेंगे। दर होता है प्रति इकाई समय। तो A के संवेग परिवर्तन की दर क्या आ जाएगी। दर का मतलब उसको हम समय से डिवाइड कर देंगे। संवेग का तो परिवर्तन ये था m1 v1 माइनस u1 उस डिवाइडेड बाय t, ये हमारी दर आ गई। ऐसे ही B के संवेग परिवर्तन की दर आ जाएगी m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t। अब ये गोला जो A है वो इस पर बल लगाएगा और गोला B है वो A पर बल लगाएगा। ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं कि A ने B पर कितना बल लगाया और B ने A पर कितना बल लगाया। ये हम पहले गति के नियम में हम पढ़ चुके हैं। गोले A द्वारा B पर आरोपित बल यानी कि F फोर्स जो A ने B पर लगाया वो कितना होगा, m1 v1 माइनस u1 बटा में t। ये हम गति के दूसरे नियम में पहले हम पढ़ चुके हैं इसको। उसके बाद है गोला B A पर कितना बल लगाएगा, F B A पर लगा रहा है, तो ये हो जाएगा m2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय t। अब हमने गति का तीसरे नियम में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कोई भी जो दो वस्तुएं हैं वे एक दूसरे पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। अब गति के तीसरे नियम के अनुसार ये वाला जो बल है वो इसके बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में होगा, इसीलिए हमने इसका साइन यहाँ पर माइनस में कर दिया है। अब हम इन दोनों की जगह हम क्या रखेंगे, ये इक्वेशंस रख देंगे। ठीक है। तो FAB वाला हमने इधर रख दिया, बराबर और विपरीत, विपरीत है तो हमने साइन चेंज कर दिया। ठीक है ना, हमने कुछ भी नहीं किया, बस वो इक्वेशंस हम रखते जा रहे हैं इसकी जगह पे। अब दोनों में t कॉमन है, t को हम कैंसिल कर देंगे। m1 v1 माइनस u1 बराबर है माइनस m2 v2 माइनस u2। अब इसको ब्रैकेट खोल देंगे, m1 v1 माइनस m1 u1। यहाँ पे बाहर माइनस है तो इसकी जब ब्रैकेट खोलेंगे ये हो जाएगा m2 माइनस m2 v2 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस m2 u2। अब हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक है ना, तो अब आगे देखो आप इसमें m1 v1
ये माइनस था इधर, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। M2 इधर है और इधर M1U1 है जो कि माइनस का है, उधर ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा इन दोनों बॉल्स के टकराने के बाद संवेग है और ये टकराने से पहले संवेग है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि टकराने के बाद वाला संवेग और टकराने से पहले वाला संवेग संरक्षित रहता है, समान रहता है। यही हमारा संवेग संरक्षण का नियम है। अब इसके बाद ये थ्योरी हमारी जो इसमें मेन चीज़ें दी हुई हैं वो हमने सारी कवर कर ली हैं। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। ये हम पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आप खुद दिमाग लगाना इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। किसी ठेले का द्रव्यमान 1000 kg है, उसमें सामान रखा है जिसका द्रव्यमान 500 kg है। अगर ये ठेला 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है तो इसका संवेग क्या होगा। द्रव्यमान दे रखा है ठेले का, ठेले के अंदर ही सामान रखा है, तो हम पहले क्या करेंगे, द्रव्यमान को टोटल कर लेंगे। ठीक है, ठेले का कुल द्रव्यमान हो गया हमारा 1500 kg। अब ठेले का वेग कितना दिया हुआ है, 2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हमारा v आ गया, द्रव्यमान हमारा m हो गया। अब हम p संवेग का हमें सूत्र पता है, द्रव्यमान गुणा में वेग। द्रव्यमान हमारा हो गया 1500 गुणा में वेग हमारा हो गया 3000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा संवेग आ गया। बहुत आसान है। ठीक है ना। अब एक आधा हम आपका NCERT का क्वेश्चंस देख लेते हैं। बड़े आसान से हैं। ये पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। 3 आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रबड़ की गेंद या उसी आकार का पत्थर, एक साइकिल या रेलगाड़ी, 5 रुपये का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का। अब आपने ये ध्यान रखना है, जड़त्व उसका अधिक होगा जिसका द्रव्यमान अधिक है, यानी कि जो चीज़ भारी है उसका जड़त्व भी अधिक होगा। इनमें भारी पत्थर है तो पत्थर का होगा, इनमें भारी रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी का होगा, इनमें भारी 5 रुपये का सिक्का उठा के देख लेना, 1 रुपये और 5 रुपये का, 5 रुपये वाला हैवी होता है। तो जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, इसलिए भारी वस्तु का जड़त्व हमेशा अधिक होगा। अब एक और बड़ा सिंपल सा NCERT का ही क्वेश्चन है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट करो कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। अब घोड़े के जो पैर हैं वो पृथ्वी पर लगाए बल को 2 घटकों में, जो घोड़ा बल लगाता है उसको विभाजित किया जाता है। 2 घटक क्या, एक ऊर्ध्वाधर बल लगता है और एक क्षैतिज बल लगता है। जो ऊर्ध्वाधर बल लगता है वो घटक घोड़े के भार को बैलेंस करता है, संतुलित करता है, और जो क्षैतिज डायरेक्शन में बल लगता है उसकी प्रतिक्रिया द्वारा गाड़ी आगे चलती है। ठीक है। अब एक और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, क्रिया और प्रतिक्रिया के गति के तीसरे नियम के अकॉर्डिंग है ये, उस पर बेस्ड है। एक जो आग बुझाने वाला जो गाड़ी आती है ना, अग्निशमन कर्मचारी जब वो आग बुझाते हैं, बड़ी सी पाइप होती है जिसमें बहुत प्रेशर से पानी आ रहा होता है, बहुत तेज़ गति से और अधिक मात्रा में पानी फेंकने वाली पाइप होती है, उसको पकड़ने में उनको बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, बहुत बल लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? ऐसा गति के तीसरे नियम के कारण होता है। अब उस पाइप से जिस बल से पानी आगे की ओर जाता है, वो पानी जितना वो आगे की तरफ जाएगा उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में पाइप पर भी लगाता है, यानी कि पाइप पीछे की ओर जाएगी। ठीक है ना। अब उसको उसी जगह पे होल्ड करके रखने के लिए जो कर्मचारी है उसको पाइप को बड़े ज़ोर से कस के पकड़ के रखना होता है, नहीं तो पाइप पीछे फिसल सकती है। तो ऐसा ये आपने मतलब हर पॉइंट के मार्क्स होते हैं, ये पॉइंट लिखोगे ये ज़रूर लिखना है, इसका 1 नंबर मिलेगा, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करने का 1 नंबर मिलेगा। तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना है, 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है। रिमेनिंग जो NCERT के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको फ़ोटो भेज दूँगी, आप उसमें से करना। थैंक यू।